हम लोग वेव्स का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। वेव्स सबसे पहले क्या है, इसी डेफिनेशन के साथ हम लोग वेव्स का लेक्चर शुरू करेंगे। वेव्स एक डिस्टरबेंस है, एक क्या है, डिस्टरबेंस है, जिसके वजह से हीट या कोई भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव्स। हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़े थे हीट ट्रांसफर, याद है आप लोग को? हीट ट्रांसफर में क्या हो रहा था, हीट एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा था, पर्टिकुलरली हीट का ही चर्चा था। लेकिन जब भी हम लोग वेव कहते हैं तो उसमें कोई भी एनर्जी हो सकता है। इट कैन बी साउंड एनर्जी, हम बोल रहे हैं आपके कानों तक जा रहा है, क्या है, वेव। हम बोल रहे हैं तो मेरे माउथ से एनर्जी निकल रहा है, ये एनर्जी इस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंच रहा है, आपके कान के ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन को आपका ब्रेन सेंस कर रहा है और आप सुन पा रहे हैं। ये क्या है, एक वेव है। हम एनर्जी बोल रहे हैं, आपके कानों तक एनर्जी पहुंच रहा है, ये सत्य बात है। इसलिए मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, बीच बीच में पानी पी लेते हैं, थकते हैं ना। पूरा पढ़ा के जाए 4 क्लास 10 क्लास 15 क्लास, तो जाके बोलते आज घर में बहुत थक गए, एनर्जी लॉस हुआ। वेव क्या है, एनर्जी का प्रोपगेशन है, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक। लाइट वेव, लाइट में एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है। अब याद करिए हीट ट्रांसफर में एक मैंने कहा था रेडिएशन, रेडिएशन में भी जो एनर्जी प्रोपगेशन होता है ना, हीट एनर्जी, वो वेव के ही थ्रू होता है। सो व्हाट इज वेव, तो लिखिए इसी डेफिनेशन के साथ, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, it is a sort of disturbance caused in a medium, because of which energy propagates from one point to other। इसका मतलब जब भी हम वेव कहेंगे तो आपके मन में एक बात जो याद आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, एनर्जी प्रोपगेट्स। जब भी कहें कि वेव है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होगा, वो कोई भी फॉर्म का एनर्जी हो सकता है। तो वेव का मतलब एनर्जी का प्रोपगेशन। नेक्स्ट सेल में in similar words, in simple words, wave means propagation of energy, wave means propagation of एनर्जी जब भी प्रोपगेट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। वेव मींस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है? वेव्स जो होता है वो दो तरह का होता है। वेव्स जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, एक को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरे को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स जो है आधा 11th क्लास में पढ़ना है और आधा क्लास 12th में। जो मैकेनिकल वेव का टॉपिक है ये हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, वो भी पूरा नहीं। मैकेनिकल वेव में 3-4 फेनोमेनन है। एक फेनोमेनन का नाम है इंटरफेरेंस। तो जब भी आपको इंटरफेरेंस से मिला हुआ कोई सवाल क्लास 11th में दिख जाए तो आप उसको क्लास 12th का जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ फेनोमेनन मैं बोल रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। मतलब मैकेनिकल वेव क्लास 11th में भी है एंड क्या 9th लिख दिए, अच्छा भी 9th लिख दिए, क्लास 11th में है। मैकेनिकल वेव क्लास 11th में है एंड इन क्लास 12 हम लोग क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस
डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीन वर्ड हम लोग को पढ़ना है, ये तीन फेनोमेनन है। और कहां पढ़ते हैं इसको हम लोग? वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर। और ऑप्टिक्स मतलब जानते हैं आप, लाइट का स्टडी है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसी के साथ वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं। वहां पर मैकेनिकल वेव का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये छोटा टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कहां पढ़ लेना है? क्लास 11 में मैकेनिकल वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्लास 12 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्लास 12 में। इसलिए कई बार वेव्स जो है 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, सीधा सीधा कहां पढ़ा दिया जाता है? 12th में। 11th में ऐसे ही सिलेबस ज्यादा रहता है, तो कई जगह हम लोग भी कई बार 11th में ना पढ़ा के सीधा सीधा 12th में एक ही साथ सब पढ़ा दिए। ठीक है, तो ध्यान में रखता होगा क्या कि जब तक वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, वेव ऑप्टिक्स सबसे आखिरी में पढ़ते हैं, सबसे आखिरी टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? और तब तक पढ़ा हुआ सब चीज भूल जाएंगे आप, फिर कहेंगे सर वापस से पढ़ाई, तो वापस से पढ़ाना पड़ जाता है बहुत सारा पॉइंट, इसीलिए कई बार ऐसा किया जाता है। एनीवेज, अभी हम लोग खुशकिस्मत है कि आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, बदकिस्मत भी हैं कि हो सकता है 12th तक भूल जाएं। जैसा भी हो, आज पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक डिफरेंस तो बनता है, वही मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या है। किसी को आता है? ये मैंने क्लास 9 ना गलती से नहीं लिखा था। गलती से क्यों हुआ ऐसा गलती? क्योंकि 9th में भी वेव्स पढ़ना है, ये चीज क्लास 9th में भी पढ़ना है। और 9th में मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का डिफरेंस पढ़ना था। बताइए क्या डिफरेंस है? मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं चाहिए। वेरी गुड। मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। इसका मतलब ये सॉलिड में प्रोपगेट कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है, गैस में कर सकता है, वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता। प्रोपगेट वर्ड बहुत डर नहीं लग रहा है? प्रोपगेट मतलब चलना, ट्रेवल करना। इसको ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है। एंड मीडियम का जरूरत होता है, इसका क्या मतलब कि इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड and gas, but it cannot travel in vacuum. It cannot travel in vacuum. और जब भी आपको मैकेनिकल वेव बोले तो आपको एग्जांपल याद आना चाहिए, साउंड वेव। ऐसा नहीं कि सिर्फ साउंड ही वेव एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन सबसे पहला एग्जांपल जो आपको याद आना चाहिए वो क्या है? साउंड वेव। दूसरा आपको याद रखना चाहिए वाटर वेव, वाटर रिपल्स इसको बोलते हैं। वाटर में कोई पानी में पत्थर मारे हो, उसमें जो रिपल्स बनते हैं सर्कल्स टाइप का, उसको वाटर वेव कहते हैं। एक होता है वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन, किसी धागे में जो वेव जनरेट होता है वो भी मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल है। ठीक है, आपको भी गिटार बजाएंगे, गिटार सितार ये सब में जो होता है वो भी मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। तो मैकेनिकल वेव के मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए। साउंड, अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, बीच में क्या है? एयर, गैसियस मीडियम है। साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी, गैस में, सब कर सकता है। साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जांपल है जो एयर में ट्रेवल करता है। वाटर रिपल, वाटर में कर रहा है, लिक्विड में। और वेव ऑन किसमें कर रहा है? सॉलिड, धागा सॉलिड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है इसका मतलब मीडियम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद करिए रेडिएशन का लेक्चर, वहां मैंने बताया था कि रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि किसी मीडियम में नहीं होता, मतलब किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता, सब में हो सकता है। तो रेडिएशन जो होता है, उस वहां पे एक लाइन भी लिखे थे, रेडिएशन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं होता। इट डज नॉट रिक्वायर
any medium and does not require का मतलब ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, एंड इवन इन वैक्यूम. इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, gas and even in vacuum. एक बार केबीसी में सवाल पूछा था, what is the speed of sound in vacuum? बताइए, 50 लाख का सवाल पूछा गया था. 0. आंसर होता 0. साउंड जो है वो कैसा वेव है? और इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए. तो सॉलिड में प्रोपेगेट करता है, लिक्विड में और वैक्यूम में करता है. साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकता वैक्यूम में. तो साउंड का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? 0. सॉलिड में अप्रोक्सीमेटली होता है 3000 मीटर पर सेकंड के आसपास, मतलब 1 सेकंड में 3 किलोमीटर जा सकता है. लिक्विड में 1500, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग होता है, 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास. और गैस में, एयर में 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, 330 मीटर पर सेकंड के आसपास. ये डेटा याद नहीं रखना है, दिया रहेगा क्वेश्चन में. रफली मैंने आपको आइडिया बता दिया. सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, लिक्विड में उसके बाद गैस में. अभी हम लोग सबका फॉर्मूला पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट हुआ स्पीड वगैरह. अब बेसिक डिफरेंस समझ गए. व्हाट इज वेव? वेव इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ व्हिच एनर्जी प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव इज वन व्हिच रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ठीक है. सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस. सॉर्ट मतलब होता है, अंग्रेजी का ये फ्रेज है, एक तरह का. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे तुम एक तरह के विद्यार्थी हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे हो. जैसे अगर हम कहना चाहें तो हम कहेंगे यू आर अ सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट व्हिच इज गुड, हु इज गुड. सॉर्ट मतलब का मतलब होता है एक तरह का. सॉर्ट ऑफ मतलब एक तरह का, ठीक है, एक तरह का. डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी चीज जो जहां था वहां नहीं रहे, उसमें कोई भी चेंज हो जाए, इसको डिस्टर्बेंस कहते हैं. होता क्या, जैसे ये मीडियम पार्टिकल पहले तो एज था, जैसे ही हम बोले तो एनर्जी जो मिला उस एनर्जी से ये पार्टिकल वाइब्रेट किया तो डिस्टर्ब हुआ. तो एक तरह का डिस्टर्बेंस है जिसके वजह से कॉज्ड इन द मीडियम, जिसके वजह से किसी मीडियम में एनर्जी प्रोपेगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह. क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोग किसका चर्चा करेंगे? मैकेनिकल वेव का. और इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे साउंड वेव का. थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे किसका? स्ट्रिंग में जो वेव होता है उसका. ये दो डिवाइस, दो चीज के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में क्लास 11 में पढ़ना है. एक पॉइंट और है, ये जो मैकेनिकल वेव है इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर्स मीडियम. लेकिन ऐसे मीडियम के पास भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए, कंडीशंस होने चाहिए. और वो 3 कंडीशन है. ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है. मैकेनिकल वेव जिस मीडियम में प्रोपेगेट करता है उस मीडियम के पास 3 कंडीशन होने चाहिए. पहला कंडीशन होता है कि ये जो मीडियम है वो इलास्टिक हो. मीडियम कैसा हो? इलास्टिक हो. अब जैसे हम कहें इलास्टिक हो तो आपको क्या वर्ड याद आएगा? अच्छा, पार्टिकल अगर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा डिस्टर्बेंस की वजह से तो वापस अपने पॉइंट पे रिगेन हो जाएगा, आ जाएगा. इसको बोलते हैं इलास्टिक. और जैसे ही इलास्टिक आ जाए तो क्लास 11th में जो इलास्टिसिटी हम लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा कम आपको याद ना चाहिए. क्या क्या चीज? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, उसका यूज पड़ेगा यार, है ना. अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है. तो पहला कंडीशन क्या है? वो मीडियम इलास्टिक हो. इलास्टिक का मतलब पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करे, वापस से वो शेप को रिगेन कर ले, पोजीशन को रिगेन कर ले. दूसरा, वो जो मीडियम है वो लेस फ्रिक्शनल होना चाहिए. लेस फ्रिक्शन हो मीडियम, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी दूर तक प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए फ्रिक्शन बहुत कम है. और तीसरा कंडीशन है कि मीडियम शुड बी इनर्शियल. मीडियम शुड बी इनर्शियल. ये 3 वर्ड याद रखना. हो सकता है डायरेक्ट सवाल पूछते. इनर्शियल का मतलब क्या होता है? वही चीज इलास्टिसिटी इसके ही जैसा है कि जिस पोजीशन में है उसको वो मेंटेन करके रखना चाहता है. इनर्शिया किसी बॉडी का, हिंदी बोलते हैं जड़ता, किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मेंटेन करके रखना चाहता है.
अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, मूव कर रहा है तो मूव करते रहना चाहता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इलास्टिक हो मीडियम, मीडियम में फ्रिक्शन हो, और मीडियम क्या हो, इनर्शिया हो। कल को सवाल पूछ सकते हैं, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, मैकेनिकल वेव। हम लोग किस पे आ जाते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव आप लोग चाहे ना तो अपने कॉपी में एकदम ऊपर में हेडिंग डाल सकते हैं मैकेनिकल वेव। और ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आप चाहो तो बीच में इस तरह से लाइन दे दे और फिर दोनों के बारे में लिखें। हम थोड़ा सा लाइन जान करके ऐसे दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको कहते हैं जिसमें वेव जिधर, ये पहला डिफरेंस लिख रहे हैं दोनों में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मान लीजिए वेव इधर जा रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ऐसे, सॉरी मीडियम पार्टिकल्स जो हैं ये इसके अलोंग वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर सुनो, इसके अलोंग ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ये हम एरो जो दिखाएं ये क्या है, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। वाइब्रेशन समझते हैं ना आप लोग, आगे पीछे होना, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। जैसे साउंड वेव हम बोल रहे हैं, अब तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, हम बोले तो साउंड ऐसे जा रहा है, ये हुआ वेव का डायरेक्शन। पहला पार्टिकल को मिला, वो ऐसे वाइब्रेट किया, वो दूसरे से टकराया, वो ऐसे वाइब्रेट किया, वो तीसरे से टकराया। देखिए जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है और जो वेव का डायरेक्शन, दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखें, ये तो मैंने डायग्राम से दिखाया आपको, इसमें क्या होता है, हम लोग कहेंगे द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द propagation of wave, parallel to the propagation of wave। ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव में अगर वेव ऐसे जा रहा है तो मीडियम पार्टिकल्स जो है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और मीडियम के पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ये क्या है, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, इसमें अगर ऐसा ही लिखना चाहेंगे तो कि द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो धागे में, स्ट्रिंग में वेव क्रिएट होता है वो इसी का एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जांपल है। और जो साउंड वेव है वो किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोपगेट करता है तो मीडियम के कुछ पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं और एक रीजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। कुछ पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और एक रीजन बनाते हैं, उस रीजन को बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोपगेट करता है तो हम लोग बोलते हैं प्रोपगेट्स by formation of compression and rarefaction। compression and rarefaction। कौन सा पॉइंट बाबू, वही से वो कंप्रेशन और, हाँ मैं बता रहे इसकी कंप्रेशन रेयरफैक्शन बता रहे हैं। ये जो वेव है कैसे प्रोपगेट करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के।
तो जो मीडियम होगा वो ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए वेव इधर जा रहा है तो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे ऐसे, और कुछ पार्टिकल्स दूर रहेंगे, फिर कुछ नजदीक आ जाएंगे, कुछ दूर रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे कंप्रेशन, इस रीजन को क्या कहेंगे? फिर यहां कंप्रेशन है, फिर ये क्या है? तो ये कैसे प्रोपेगेट करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब जहां पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हो, और रेयरफैक्शन मतलब जहां पार्टिकल्स दूर दूर। ट्रांसवर्स वेव जब प्रोपेगेट करता है तो ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है। क्या बोलते हैं? इट प्रोपेगेट्स बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। हिंदी में क्रेस्ट को चोटी कहते हैं और ट्रफ को गर्त कहते हैं। गर्त बोलते ना, कभी कभी बच्चा लोग को गर्त में जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत नीचे डाउनफॉल होता है तो बोलते हैं गर्त में जा रहे हो। ट्रफ उसके लिए वर्ड चलता है। क्रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चोटी। तो जो पहाड़ का पीक होता है ना, चोटी। और ट्रफ के लिए क्या चलता है? गर्त। उसको आप समझिए। कभी सोचिए अगर एक धागा बांध दिया जाए और उस धागे को ऐसे स्ट्राइक करें तो वो धागा ऐसे करके जाता है। सोचिए एक धागा को बांध दे और ऐसे धागे को उसमें ऐसे पल्स जनरेट करे, उसको बोलते हैं पल्स। तो ऐसे करके जाएगा ना? वही दिखा रहे हैं। ये साइन के ग्राफ के अलॉन्ग जाता है। किस ग्राफ के अलॉन्ग? साइन के ग्राफ। साइन का ग्राफ मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, चोटी। और जो क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है? इस तरह हम लोग इसको आगे बना सकते हैं। इस ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। ये y है और ये x है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, y-x ग्राफ कहते हैं। कौन सा ग्राफ कहते हैं? y-x ग्राफ। रिलेशन बिटवीन y एंड x। और इसका इक्वेशन भी है। ये इक्वेशन होता है a sin ओमेगा t माइनस kx। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। देखिए मैंने कहा था एक साइन का इक्वेशन है ये। देखिए इसमें साइन लिखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव। y तो y एक्सिस है, x क्या है? x एक्सिस। a क्या है? ये जो a लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं a को? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन। मीन मतलब मिडिल। फ्रॉम मीन। मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है? ये क्या है? एम्पलीट्यूड। इसमें एक टर्म है ओमेगा। ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई f। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। f क्या है? एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। वेरी गुड। नंबर ऑफ वेव्स। अपन लोग कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड। फॉर्म्ड पर सेकंड। पर सेकंड कितना वेव फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे फ्रीक्वेंसी किसे जानते हैं। और इसको मेजर करने का जो यूनिट है उसका नाम है हर्ट्ज। क्या यूनिट है इसका? ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, सेकंड इनवर्स कहते हैं उसको, या उसी का नाम है हर्ट्ज। ठीक है? ये इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कैपिटल T से लिखते हैं और वो होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ओमेगा समझ गए आप लोग?
ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा का? 2 पाई एफ, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। हम लोग टाइम पीरियड भी समझ लिए और फ्रीक्वेंसी भी समझ लिए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी समझ लिए। ये जो k है, इस k का नाम है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, उसको k से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्डा को क्या बोलते हैं? एंड व्हाट इज वेवलेंथ? वेव का लेंथ, वेव का लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है? मीटर। वेवलेंथ को डिफाइन किया जाता है कि देखिए यहां से ये वेव चलना शुरू किया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस। लेकिन इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग शिफ्ट हो जाए, यहां से ना मेजर करें, यहां से मेजर करें मतलब क्रेस्ट से, तो इधर भी उतना ही शिफ्ट हो जाएंगे क्रेस्ट तक। बोलिए, तो कहा जाता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है? या और कह सकते हैं, देखिए अगर हम लोग ट्रफ से चले तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। दो consecutive crest और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। एक टर्म और है, उसको बोलते हैं लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। और वेलोसिटी तो आप जानते हैं, वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां पे हम लोग उसको बोलेंगे लैम्डा बाय टी। क्या कहेंगे? डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाय टाइम, तो v हो जाएगा, देखिए 1 बाय टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ऐसे, f इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। भी फॉर्मूला चलता है, दोनों चलता है। f होता है 1 बाय टी, t होता है 1 बाय, तो 1 बाय टी को f लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फार्मूला हम लोग को और क्या याद रखना है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये सब क्लास 9 में आप सीखे हैं। यहाँ पे खाली वापस से कुछ नए टर्म मिल रहे होंगे, जैसे एंगुलर वेव नंबर k एक नया मिला होगा। ये इक्वेशन पहले नहीं सीखे थे आप। ओमेगा पहली बार आप लोग को देखने मिल रहा होगा। सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग मैकेनिकल वेव, एंड मैकेनिकल वेव इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज सेकंड, वन इज। तो आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है स्कूल में क्लास 11 के बच्चों के लिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। So the first point of difference is a longitudinal wave when travels, then the medium particles vibrate parallel to the direction of propagation of wave. Whereas in case of transverse wave, when wave propagates, the medium particles vibrate perpendicular to the propagation of wave. क्या ये बात clear है? Yes, sir. The second point of difference is when longitudinal wave propagates, it propagates by formation of compression and rarefaction. जब ये चलता है तो क्या फॉर्म करता है? compression और rarefaction. On the other hand, when transverse wave propagates, it forms crest and trough. crest को चोटी कहते हैं, trough को गर्त कहते हैं। इस तरह का दिखता है और इसको साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या है? साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव से मेरा एकदम बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग पहले दूसरा दिन ही होगा कॉलेज का, और हम लोग को एक लैब करना था। उस लैब का नाम था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब। फर्स्ट ईयर में ना इंजीनियरिंग में सब कुछ कवर करना होता है, हम तो मैकेनिकल से थे, सब कुछ पढ़ना होता था। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब था। गए लैब में हम लोग को ग्रुप में बांट दिया गया कि देखिए भाई 3-3 लोग का ग्रुप बनेगा और रोल नंबर के हिसाब से। तो मेरे बाद रोल नंबर पड़ता था ऋत्विक का, और ऋत्विक के बाद पड़ता था अदिति का। हम लोग 3 लोग एक साथ पढ़ते थे, तो 3 लोग का ग्रुप बन गया, तीनों दोस्त थे। तो हम लोग कहा गया कि देखिए भाई
एक प्रोफेसर आए, बहुत बुरे से थे, बंगाली प्रोफेसर थे, एकदम हाफते हाफते बेचारे आए। बहुत छोटा सा बोर्ड था, इतना सा बड़ा बोर्ड होगा उनका, ठीक है, और एक मार्कर ब्लैक कलर का सूखा हुआ, पता नहीं जब जवानी में मेरे तरह होंगे तब जो पढ़ाना शुरू किए होंगे वही मार्कर आज तक यूज कर रहे होंगे बेचारे, क्या क्या पता नहीं लिखे पूरा बोर्ड पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कुछ इक्वेशंस लिखे और पूरा हाफे जा रहे थे बेचारे, पूरा हाफे जा रहे थे और बोले कि हम डेली तुम लोग का भाईबा लेगा। भाईबा लेगा, भाईबा मतलब हाँ वाइवा होता है लैब में, तो हम डेली तुम लोग का भाईबा लेगा, तुम लोग कल जाके मिलिमन हेल्पियास चैप्टर नंबर दिस करके 10-12 चैप्टर का नाम बोल दिए, पढ़ के आना, और एक और कोई नाम बोल दिया बॉयल स्ट्रेट, इसका ये चैप्टर पढ़ के आना। दोनों बुक इतनी इतनी मोटी है। हम लोग बेचारे नए नए बच्चे थे, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढे, कहाँ है भाई मिलिमन, एक तो वो बोल रहे थे बंगाली टोन में, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बुक का नाम था मिलिमन हेल्कियास, कुछ ऐसा बुक था, फॉरेन राइटर की बुक थी, बॉयल स्ट्रेट बिग फॉरेन राइटर्स की बुक थी, निकाले हम लोग, बहुत फेमस है, कभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे तो पढ़ेंगे, और ये मोटी किताब है, और उसका वो 5, 7, 15 चैप्टर, 10, 12 चैप्टर बोल दिए थे एक बुक का, मतलब टोटल मिला के 20-25 चैप्टर, और वाइवा कब लेना था? अगले वीक, अगले दिन नहीं, वीक में एक बार होता था। और हम लोग ऐसे ही फर्स्ट ईयर में बहुत टेंशन होता है, हम लोग जो बुढ़वा सटिया गया है, अगला दिन तक लैब में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, निपट लेगा, का ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, चले गए क्लास। अगले वीक जब गए तो बोले कि तुम लोग पढ़ के आए, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहा था, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, कभी नहीं बोलूंगा ये सब में, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये उस एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो वो हमको बुलाए, ग्रुप को, ग्रुप 8वां था हमारा, ग्रुप बुलाए, पहला रोल नंबर मेरा ही आता था उस ग्रुप में पहला 259 मेरा रोल नंबर था, मेरा ही आता था। हमसे पूछे कि बताओ वेन ब्रिज ऑसिलेटर साइनोसॉइडल है कि नॉन साइनोसॉइडल है? हम पढ़ के गए तो थे नहीं, हम बोले साइनोसॉइडल। तुमको बोला था ना पढ़ के आने, तुम नहीं पढ़ा, तुमको हम 0 नंबर देगा, 0/4, 4 नंबर का होता था, कितना नंबर मिला? 0। फिर ऋत्विक से पूछा गया, तुम बताओ वेन ब्रिज ऑसिलेटर साइनोसॉइडल है कि नॉन साइनोसॉइडल? बोला नॉन साइनोसॉइडल। तुमको ही पता था पढ़ के आने, तुम नहीं पढ़ा, तुमको भी 0 नंबर देगा। अब आदित्य की बारी थी, बोले जी हम क्या बोले बात, कुछ नहीं बोले। मास्टर साहब बोलते हैं देखो ये लड़की पढ़ के आई है, इसलिए इसको पता है कि ये ना ही साइनोसॉइडल है, ना ही इसको तो मैं 4 में 4 नंबर। अब सोचिए पूरा 6 महीना पूरा सेमेस्टर ऐसे ही हम लोग बिता दिए थे, हर दिन जाए तो हम लोग का भाईबा ले और 0 नंबर दे। बड़ी टेंशन में 6 महीना कि अब तो ये बुढ़वा हमको फेल कर देगा। पता चला वो जिस पर्ची में लिखते थे वो पर्ची ही गुम हो गई। फाइनल एग्जाम में पास सबको A ग्रेड, सब A ग्रेड से पास, हम लोग से मेरे सब तो सन A ग्रेड, हे भगवान मेरे को तो कुछ नहीं आता था, लेकिन बेचारे पास कर दिए थे। उसका दिखे ही नहीं कभी हमको। अचानक से 4th ईयर में जब प्लेसमेंट हो गया तो एक रास्ते से निकल रहे थे और हम लोग भी आते, अच्छा कॉलेज में कल्चर ऐसा होता है, प्रोफेसर बगल से गुजरा है, जैसे आप लोग बोलते हैं मिलते हैं तो सर गुड मॉर्निंग ऐसा विश करते हैं ना, कॉलेज में ऐसा बहुत कम होता है। वो गुजरे तो हम गलती से विश कर दिए गुड इवनिंग। ये तुम, हे यू गाइस, तुमको बोला था पढ़ के आना, तुम सर हम 4th ईयर में प्लेसमेंट भी हो गया है। प्लेस्ड हो? अच्छा कौन से कंपनी में? कितना पैकेज लगा? अच्छी बात, मिठाई खिलाने आना है ना? साइनोसॉइडल रे, पता नहीं इसका साइड टोन होगा, मैं तुमको बोला था पढ़ के आने, ऐसा कुछ। तो आप लोग पढ़ के आएंगे ना इसको? अच्छा ये दूसरा डिफरेंस था। एक डिफरेंस और याद रखना है एग्जाम, अच्छा एग्जाम में आएगा ना तो ये सब नहीं लिखना है, ये सब तो मैंने आपको इसके बारे में मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने बता दिया। इसमें जो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको लिखना है वो है इसका एग्जाम्पल। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। और जो ये जो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, कहां लिख दूं मैं इसको? यहां लिख देते थर्ड। इसका एग्जांपल है वेव ऑन स्ट्रिंग।
ठीक है। और अब हम लोग जब डिफरेंस जान लिए तो एक एक करके दोनों वेव के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? साउंड वेव के बारे में, और फिर वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे और उसमें से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक और आज कर लें, और वो है स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। तो जैसे हम कहेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग, तो आप कहेंगे कौन सा वेव समझिएगा? ट्रांसवर्स वेव। मतलब हम लोग ट्रांसवर्स वेव का स्पीड जान लें। छोटा सा है, एक ही सिंपल फॉर्मूला है, और ये स्पीड का फॉर्मूला होता है √T/μ। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? √T/μ। v क्या है? स्पीड। T क्या है? T को बोलते हैं टेंशन, टाइम नहीं, टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन होता है ना, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और म्यू क्या है? म्यू को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट मतलब म्यू बेसिकली है मास बाय लेंथ। कुछ लोग इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। लीनियर मास, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। हम लोग पहले ये बात इसलिए चर्चा कर ली क्योंकि एनसीईआरटी में पहले ये दिया हुआ है। एक बात और, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एडवांस के लिए इसका प्रूफ जानना इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा से इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अगले क्लास में ये कराऊंगा, लेकिन वो सिर्फ एडवांस के बच्चों के लिए होगा। नीट और जेईई मेंस के लिए बस जानने लायक चीज है, ठीक है। स्कूल में नहीं पूछा जाएगा वो। इसका प्रूफ हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। आज उतना समय नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएंगे। इस पर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल हम लोग कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में है। वो सवाल डायरेक्ट, ताकि ये समझ में आ जाए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन है कि एक स्टील का वायर है जिसका लेंथ है 0.72 मीटर। इसका मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है हम लोग को, और क्या दिया हुआ है? लेंथ। तो हम लोग म्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग क्या निकालेंगे? पहले म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है? 5 × 10⁻³ लेंथ कितना है? 0.7। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/720 होगा ना। और 5 से काट दीजिए, ये कितने बार में कटेगा? 5 × 1 = 5, 22, 5 × 20, 144। इतना kg/मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? kg/मीटर। आई कह रहा है इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 न्यूटन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो स्पीड का फॉर्मूला भी हम लोग सीखे, क्या होता है? √T/μ। √T का वैल्यू लिख दिए 60, बाय म्यू का वैल्यू कितना है? 1/144। तो ये ऊपर चला गया। 144 का रूट तो 12 होता है, ये लोग जानते हैं। 60 का चलिए, 60 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 × 15। 4 × 15 लिखेंगे ना, मतलब 2√15। और √15 कितने के आसपास होगा? तो 15 मतलब 3.9 होगा। कितना होगा? 3.9। √15 16 होता है, 16 का रूट 4 होता है। √15 3.9 के आसपास। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 गुना, ये हो जाएगा 7.8। तो बस तो 96, 96, 9, बस तो 84 और 9 93.6 मीटर और सेकंड। ये आंसर है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।